फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और आज हम करेंगे 30 जुलाई 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में चलते हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है काजीरंगा इन आसाम रिकॉर्ड्स थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया आफ्टर बांदीपुर कॉर्बेट। तो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी कहाँ है? बांदीपुर में, सेकेंड कॉर्बेट में और थर्ड काजीरंगा में। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व इन आसाम हैज़ अचीव द थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी। ठीक है, ये हमने देख लिया। और ये किसने बताया? चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है, ग्लोबल टाइगर डे के ओकेजन पे 2025। अब एक बार आसाम का ये मैप देख लीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लॉटेड है। तो देखो यहाँ पे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क है, फिर लाउखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर दिब्रू साइकोबार नेशनल पार्क है और हुलोंगो पार्क गिब्बॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब देखो, जो मेजरली मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, वो अलोंग द रिवर ब्रह्मपुत्र है। आपको दिख रहा होगा मैप में, है ना। अब की हाइलाइट्स में देखते हैं। तो टाइगर डेंसिटी की बात करें तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व में टाइगर डेंसिटी इज 18.65 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। अब कंपैरिजन किया जाए तो बांदीपुर में 19.93 टाइगर्स हैं पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में, और कॉर्बेट में 19.56 और आसाम में 18.65। फिर टोटल टाइगर काउंट की बात की जाए काजीरंगा में, तो इट वॉज 104 इन 2022 और अभी हो गया है 115 इन 2024। ईस्टर्न आसाम वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने ऐसा बोला है। अब काजीरंगा इज ऑलरेडी नोन फॉर इट्स वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन, ये तो आप सभी को पता है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर इट्स हाई बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मार्क इट स्टार। The survey was conducted by the Forest Department of Assam in coordination with the Tiger Conservation Authority, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर ये किया है, एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब जो NTCA है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर MOEFCC और स्टैब्लिश हुई थी दिसंबर 2005 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंटरनेशनल टाइगर डे अभी कल निकला है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। और 2025 का थीम क्या था? सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। सिक्योरिंग, एक बार फिर से याद रख लो, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। इंडिया होस्ट्स ओवर 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर वाइल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन कितना? 70%। अब प्रोजेक्ट जैसे और एक और लिखा हुआ है कि एज पर टाइगर सेंसस 2022 में 3682 टाइगर्स थे। कितने? 3682। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन 1973 इज इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर टाइगर कंजर्वेशन। तो हमने टाइगर वाले कॉन्सेप्ट को पूरा होलिस्टिकली कवर किया है। नेक्स्ट इज निसार्स 2 आईज ऑन अर्थ। तो निसार आप सभी को पता होगा, निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो जॉइंटली डेवलप किया गया नासा और इसरो ने मिलके, वो लॉन्च हुआ 29 जुलाई 2025 को, और ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इक्विप्ड विद 2 सिंथेटिक रेडार्स। तो इसमें 2 सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स हैं, एक एल बेंड में ऑपरेट कर रहा है और एक एस बेंड में ऑपरेट कर रहा है। निसार इज डिजाइन टू कैप्चर हाई रेजोल्यूशन डाटा अक्रॉस डाइवर्स टेरेन्स एंड विल सिग्निफिकेंटली एनहांस क्लाइमेट, डिजास्टर, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और अर्थक्वेक मॉनिटरिंग रिसर्च को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, एल एन एस बेंड, ध्यान रखना। फिर डुअल फ्रिक्वेंसी है इसमें, अभी जो हमने देखा एल बेंड और एस बेंड। तो एल बेंड कौन दे रहा है? नासा। और एस बेंड कौन दे रहा है? इसरो। तो ध्यान रखिएगा, इसरो इज गिविंग एस बेंड। इट इज द फर्स्ट सैटेलाइट टू यूज डुअल फ्रिक्वेंसी रेडार साइमल्टेनियसली। तो ये फर्स्ट सैटेलाइट है। द एल बेंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार कैन पेनिट्रेट ट्री कैनोपीज एंड ट्रैक फॉरेस्ट, आइस शीट्स, लैंडस्लाइड्स एंड मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। और जो एस बेंड है वो ऑप्टिमाइज्ड है एग्रीकल्चरल मैपिंग के लिए, सॉइल मॉइस्चर के लिए और वेटलैंड्स के लिए। अब की फैक्ट में देखो कि बेसिकली सिंथेटिक अपर्चर रेडार होता क्या है। तो एडवांस्ड रेडार सिस्टम है जो यूज़ करते हैं मोशन ऑफ रेडार एंटेना ओवर ए टारगेट रीजन टू क्रिएट हाई रेजोल्यूशन 2 डायमेंशनल इमेजेस ऑफ अर्थ सरफेस। तो कैसी इमेज बनाते हैं? 2 डायमेंशनल इमेजेस बनाते हैं, इवन थ्रू द क्लाउड्स और एट नाइट। तो क्लाउड्स को भी पेनिट्रेट कर देते हैं और रात में भी उनको दिखाई दे देता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग, सर्विलियंस एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हाउस ऑफ लॉर्ड मेंबर मेघनाथ देसाई पासिस अवे एट 85। तो एमिनेंट इंडियन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिशियन हैं लॉर्ड मेघनाथ देसाई। उनकी डेथ हो गई है 29 जुलाई 2025 को, और ये फॉर्मर लेबर पार्टी के MP थे UK में। ठीक है, अब इसमें इनका बर्थ कहाँ हुआ था ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इकोनॉमिस्ट थे, ये ध्यान रखिएगा।
अपन सीधे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोफेसर नंदू राम, सोशियोलॉजिस्ट हु ब्रॉट दलित स्टडीज टू मेन स्ट्रीम, पासेस अवे। एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी की डेथ हुई है, प्रोफेसर नंदू राम। तो ये सोशियोलॉजिस्ट थे इम्पॉर्टेंट, और दलित पर्सपेक्टिव से उन्होंने बहुत ज़्यादा लिटरेचर में काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था, और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था। बस अब इनमें स्टेट याद रख लीजिए कि ये कहाँ के थे, यूपी के थे, गाजीपुर के। इससे ज़्यादा हमको इसमें कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, हॉस्पिटल विल बी रेडी इन 45 मिनट्स यूजिंग भीम क्यूब। तो ऐसे एक न्यूज़ आई है टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड। तो इन अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स। तो एम्स पटना ने सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया है भीम क्यूब। अब ये बिहार से रिलेटेड है तो हमको स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एम्स पटना, तो भीम क्यूब का फुल फॉर्म क्या है, भीम का बेसिक हेल्थ एंड इमीडिएट सपोर्ट मॉड्यूलर क्यूब। तो ये याद रखिएगा, बेसिक हेल्थ एंड इमीडिएट सपोर्ट मॉड्यूलर क्यूब। द इनोवेशन एनेबल्स रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ अ फुली फंक्शनल मॉड्यूलर हॉस्पिटल। तो कुछ मिनट्स में ही, जैसे 45 मिनट्स में ही हम फुली फंक्शनल मॉड्यूलर हॉस्पिटल बना सकते हैं विद 200 बेड्स विद इन 45 मिनट्स एंड बिगिन्स ट्रीटमेंट इन जस्ट 12 मिनट्स, किसी भी इमरजेंसी या डिजास्टर के टाइम। अब भीम क्यूब इज मोबाइल एंड मॉड्यूलर मेडिकल यूनिट डिजाइन फॉर क्विक इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट। ट्रीटमेंट बिगिन्स विद इन 12 मिनट्स, ये हमने देखा। और इसमें 72 स्पेशलाइज्ड बॉक्सेस रहेंगे बेस्ड ऑन RFID टैग, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यूज करेगा क्विक आइडेंटिफिकेशन और एक्सेस के लिए। अब ये जो है पे की फैक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, 2005 प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क, मतलब उसके ही अकॉर्डिंग हम काम करते हैं मेजरली डिजास्टर के टाइम। तो वो डिजास्टर रिस्पॉन्स और मिटिगेशन के लिए हमको काम करने के लिए एनेबल करता है। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न ट्रॉमा सेंटर टू बी बिल्ट इन बीकराम फाउंडेशन लेट, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी ने बोला है कि मॉडर्न ट्रॉमा सेंटर बनेगा पटना डिस्ट्रिक्ट में, और जो सेंटर है वो विल फंक्शन अंडर द प्राइमरी हेल्थ सेंटर एड्रेसिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द रीजन। तो इस रीजन में बहुत दिन से ये ट्रॉमा सेंटर नहीं था, तो अब बनाया जाएगा, ठीक है। अब ट्रॉमा सेंटर्स आर क्रूशियल इन द गोल्डन आवर इंटरवेंशन। जनरली बोलते हैं ना, जब किसी का भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो 1 आवर इज द क्रूशियल गोल्डन आवर। उस टाइम यदि आपने पेशेंट को बचा लिया तो काफ़ी कुछ अच्छा हो, मतलब काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट सही तरीके से हो सकता है। ट्रॉमा सेंटर्स अलाइंड विथ नेशनल हेल्थ मिशन ऑब्जेक्टिव्स टू इम्प्रूव इमरजेंसी एंड रेफरल हेल्थ केयर सर्विसेज। और नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2013 में लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड इट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, इक्विटेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। और ये इंक्लूड इसमें क्या क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, हाउसेज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सिंस 1 अप्रैल 2016 टू एंश्योर हाउसिंग फॉर ऑल रूरल एरियाज में, और प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल एड फॉर बिल्डिंग पक्का हाउसेज विद बेसिक एमिनिटीज़, ठीक है। और स्कीम को एक्सटेंड किया गया है अप टू फाइनेंशियल ईयर 2028-2029 विद रिवाइज्ड क्यूमुलेटिव टारगेट ऑफ 4.95 करोड़ हाउसेस। कितना, 4.95 करोड़ हाउसेस। अब की हाइलाइट्स में देखते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव है इज टू प्रोवाइड पक्का हाउसेज विद बेसिक फैसिलिटीज टू एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड्स। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो टारगेट है उसी पे बात हो रही है। अब इनिशियल फेज 2016 से 24 के बीच में टारगेट ऑफ 2.95 करोड़ हाउसेज, और एक्सटेंडेड फेज जो अभी एक्सटेंड हुआ है 24 से 29, उसमें एडिशनल 2 करोड़ हाउसेज अप्रूव होंगे। अब ये बेसिकली ये सब डाटा आप लोग नहीं याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और कौन सी यूटी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है ग्रामीण वाले को, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, ठीक है। तेलंगाना डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 2016 to 24 फेज। इसमें ये याद रखिएगा कौन कौन सी यूटी पार्टिसिपेट नहीं करी, तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो आई होप ये प्रीलिम्स वाला टॉपिक क्लियर होगा। अब हम आते हैं मेंस वाले सेक्शन में। मेंस में हमको 2 एडिटोरियल करना है जो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप सभी को पता है कि मोदी जी टेम्पल गए थे, बृहदेश्वरा टेम्पल चोलास के। तो चोला के रेफरेंस में आर्टिकल है, द आर्टिकल इज़ फ्रॉम ग्लोरी टू डिक्लाइन। तो इसमें हमको पढ़ना है आदि थिरुविजा फेस्टिवल के बारे में, जो गंगाईकोंडा चोलापुरम में होता है, ठीक है। तो देखो मैंने इसका जो क्रक्स लिखा है फ्रॉम ग्लोरी टू डिक्लाइन, चोलास के ऊपर है। तो हम फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, उसका क्या पॉलिटिकल सिम्बॉलिज्म है ये पढ़ेंगे, और प्रेजेंट डे क्राइसिस उससे रिलेटेड क्या हो रहा है ये देखेंगे। तो आदि थिरुविजा फेस्टिवल गंगाईकोंडा चोलापुरम तमिलनाडु में जो होता है वो कोमैमोरेट करने के लिए होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र चोला 1। तो इट हैज़ गेन्ड विजिबिलिटी ड्यू टू पॉलिटिकल अटेंशन। तो अभी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अटेंशन मिला है उसको।
बट वहाँ पे अब अभी पॉलिटिकल अटेंशन मिला वो अलग बात है, बट वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं बेसिक एम्यूनिटीज़ के और इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले राजेंद्र चोला वन जो है वो 1012 से 1044 के बीच में रूल किया था उन्होंने, और उन्होंने बनाया था गंगाईकोंडा चोलापुरम इज द कैपिटल ऑफ चोला एम्पायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राजेंद्र चोला वन ने, ठीक है। और टाउन इज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ग्रैंड्योर विद द फेमस गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल मॉडल्ड आफ्टर द बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजावुर। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसा बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजावुर में जो राजा वन ने बनाया था, उसी के लाइंस पे राजेंद्र चोला वन ने गंगाईकोंडा चोलापुरम में एक इंपॉर्टेंट टेम्पल बनाया था, दैट इज़ वेरी फेमस। और जो सिटी है वॉज वंस अ मेजर सेंटर ऑफ पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन इन साउथ इंडिया फॉर ओवर 250 ईयर्स। अब इसका फेस्टिवल का और पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म क्या है कि जो आदि थिरुविजा फेस्टिवल है वो रिवाइव्ड सिंस 2002 वॉज गिवन प्रोमिनेंस ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज पार्टिसिपेशन इन द 2022 इवेंट। तो 2022 में मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था तो थोड़ा प्रोमिनेंस मिला था उसको। पीएम मोदी प्रेज्ड द चोलास कॉन्ट्रीब्यूशन टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल, प्रेजेंटिंग देम एज मॉडल फॉर मॉडर्न गवर्नेंस। तो आप सभी को पता है ना उनका जो लोकल गवर्नेंस वाला सिस्टम है वो कितना ज़्यादा फेमस है। फिर स्टैचूज ऑफ चोला रूलर्स वर प्रपोज टू बी इंस्टॉल्ड इन द रीजन एज सिम्बॉल्स ऑफ कल्चरल प्राइड। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस क्या हो रही है वहाँ पे कि डिस्पाइट इट्स रिच हेरिटेज द एरिया फेसेस क्रॉनिक अंडर डेवलपमेंट। तो अंडर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, रोड एक्सेस सही नहीं है, पीने का पानी सही तरीके से अवेलेबल नहीं है, टूरिस्ट फैसिलिटीज़ नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा। जो प्रपोज्ड प्लान है, जो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हुई है 100 एकड़ में, दैट इज़ रिमेन अनरियलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड और लैक फॉलो, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ। जो लोकल रेसिडेंट्स और एक्सपर्ट्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि बेसिक एम्यूनिटीज़, इरिगेशन सॉल्यूशन और रिवाइवल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ज़रूरी है, तभी ये एरिया वापस अपने फुल इन्फ्लुएंस में आ पाएगा। इसके लिए हमको करना क्या है, तो वे फॉरवर्ड क्या सजेस्ट किया गया है कि हमको बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़ पे फोकस करना है, लोकल लोगों के लिए प्लस टूरिस्ट के लिए। तो रोड्स, क्लीन वाटर, पब्लिक टॉयलेट्स, ट्रांसपोर्टेशन। फिर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट करना है जिससे प्रॉपर प्लानिंग और बजटरी एलोकेशन हो सके मेंटेनेंस और फैसिलिटीज़ के साथ। हेरिटेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट देना है थ्रू लोकल आर्टिशियंस, गाइड्स और एमएसएमईज के थ्रू। और इन्वॉल्व करना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड यूनेस्को फ्रेमवर्क को टू प्रिजर्व एंड प्रमोट हेरिटेज साइंटिफिकली। और लास्ट कि हमको नैरेटिव शिफ्ट करना है फ्रॉम सिंबॉलिक जेस्चर्स टू सब्सटैंटिव एक्शन। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बोल दिया ये होगा, उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जिससे कि हेरिटेज साइट्स लिवेबल हो सके लोकल्स के लिए और अट्रैक्टिव हो सके टूरिस्ट्स के लिए। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज ट्रेड इन द टाइम ऑफ डिसऑर्डर। तो बेसिकली हमको इसमें क्या पढ़ना है, जो इंडिया यूके के बीच में जो ट्रेड डील साइन हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसका क्रक्स जो लिखा है मैंने कि ट्रेड इन द टाइम ऑफ डिसऑर्डर, तो सबसे पहले इंडिया यूके CETA के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या ट्रेड टेम्पलेट है और ये किस तरह एक टेम्पलेट के जैसे एक्ट कर रहा है वो देखेंगे, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये देखेंगे, और वे फॉरवर्ड क्या है कि हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर्मली जब अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट में गए थे यूके। द एग्रीमेंट इज बीइंग सीन एज ए लैंडमार्क फॉर इंडियाज ट्रेड डिप्लोमेसी। तो ट्रेड डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क है अमिड्स ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन एंड जियोपॉलिटिकल फ्लक्स। अब CETA का क्या सिग्निफिकेंस है कि ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की रीन्यूड FTA स्ट्रैटेजी पोस्ट ब्रेग्जिट एंड पोस्ट पैंडेमिक। अभी हमने जो FTA साइन किया वो पोस्ट ब्रेग्जिट किया है ना, और पोस्ट पैंडेमिक, तो उसके हिसाब से ये बता रहा है कि कैसे हमारी पॉलिसीज़, कैसे हमारी नीड्स शिफ्ट हुई हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट गोज बियॉन्ड WTO मैंडेट्स कवरिंग डीपर इकोनॉमिक हार्मोनाइजेशन, सप्लाई चेन, रेगुलेशन, सर्विसेज एंड स्टैंडर्ड्स। तो काफ़ी डीपली इस FTA ने चीज़ों को कवर किया है। इट मार्क्स अ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट फ्रॉम मियरली ट्रांजेक्शनल टू कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक टाइज। मतलब बस ऐसा नहीं है कि हम ट्रांजेक्शन बेस्ड पे FTA किया, हमने काफ़ी डीपन की है अपनी टाइज को और कॉम्प्रिहेंसिव और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक टाइज स्टैब्लिश की है। फिर ब्रॉडर ट्रेड लैंडस्केप की बात की जाए तो इंडिया प्रिफर्स बायलेटरल FTAs ओवर मल्टीलेटरल वंस ड्यू टू बेटर मैनेजेबिलिटी एंड स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। तो बोल रहा है कि इंडिया ना ज़्यादा मल्टीलेटरल FTA पे बिलीव नहीं करता, बायलेटरल पे, क्योंकि क्या होता है वो कस्टमाइज कर सकते हैं ना अपन। फिर प्रीवियस FTAs अंडर UPA were largely with Asian countries but had mixed outcomes due to low competitiveness। ये काम का नहीं है। अब ग्लोबल कंटेक्स्ट में आते हैं तो वेस्ट रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन हैज़ अल्टर्ड ट्रेड डायनेमिक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या हो रहा है कि जो अभी कुछ वेस्टर्न नेशंस हैं, जैसे अपन ने देखा कि कोविड के बाद या ट्रम्प की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी रही हैं कि वो ग्लोबलाइजेशन से दूर रही हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन से डीग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रही हैं।
तो उसने ट्रेड डायनेमिक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। फिर राइज ऑफ चाइना एज अ डोमिनेंट ग्लोबल एक्टर ट्रिगर्ड इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, और यूएस फोकस ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल रिवाइवल एंड रिकन्फिग्रेशन ऑफ सप्लाई चेन्स ड्यू टू यूक्रेन वॉर एंड पैंडेमिक। तो इसने भी अपने ट्रेड डायनेमिक्स को काफ़ी इम्पैक्ट किया है। अब यूके इंडिया का एफटीए कैसे एक टेम्पलेट है, तो ये मॉडल प्रोवाइड करता है फॉर फ्यूचर एफटीएज विद सिमिलर इकोनॉमीज। इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है अलॉन्ग विद सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अलाइन करता है इंडिया के एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज के साथ। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस। तो इंडिया किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडिया को डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करने में, और अलाइन करना चाहिए एफटीओ को विद इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिजिटल इकोनॉमी और क्लाइमेट एक्शन गोल्स के साथ। प्रमोट करना चाहिए रीजनल एंड मिनी लेटरल ग्रुपिंग्स। मिनी लेटरल इंपॉर्टेंट है, जो छोटी छोटी ग्रुपिंग्स होती है ना, वो प्रमोट करना चाहिए। और एफटीए को यूज़ करना चाहिए टू एनहांस टेक्नोलॉजी एक्सेस, एनर्जी ट्रांजिशन, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इकोनॉमी। और इंश्योर करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एफटीएस एंड डेवलप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर रिव्यू एंड कंप्लाइंस, जिससे टाइमली रिव्यू और कंप्लाइंस हो सके। तो आई होप ये क्लियर है आपको ये दोनों आर्टिकल एज वेल एज प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।